From today we'll be starting our first lecture of 12th class physics. ठीक है. अभी हम लोग का जो सिलेबस है ना उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं 12th क्लास में जो कि जिसमें कि विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा है. मतलब मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ हल्का सा कि जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था वो था पूरी तरीके से मैकेनिक्स. ठीक. 11th क्लास में हमने जो भी पढ़ा था वो पूरा क्या था, मैकेनिक्स था. राइट. और मैकेनिक्स का मतलब मोशन. ठीक. तो भले वो आपने स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स, ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, फ्लूइड डायनामिक्स, या फिर अंतिम में जो हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स या सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स वगैरह पढ़े थे, ये सब किस में आ गया था? ये सब का सब मैकेनिक्स में आ गया था. तो फिजिक्स का एक मेजर पोर्शन जो हम लोगों ने 11th क्लास में कवर कर लिया, दैट वाज मैकेनिक्स. ठीक. अभी जो हम लोग ने दूसरा पार्ट करना है फिजिक्स का, दैट इज इन 12th, दैट इज ऑप्टिक्स. ठीक. हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं ऑप्टिक्स के बारे में कि ऑप्टिक्स इज अ स्टडी ऑफ लाइट. राइट. ऑप्टिक्स क्या है? स्टडी ऑफ लाइट. अभी लाइट क्या होता है? व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ठीक है. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ध्यान से समझेंगे अपन इसको. लाइट अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका मतलब हमारे को वेव का मतलब कनेक्शन होना चाहिए. वेव क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पता होना चाहिए और मैग्नेटिज्म के बारे में भी पता होना चाहिए. इन 12th जो हम लोग मेजर पार्ट जो कवर करने वाले हैं, दैट इज ऑप्टिक्स, जिसमें कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स आएगा. ठीक. तो अभी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या क्या आता है वो मैं बताता हूं आपको. इलेक्ट्रो डायनामिक्स में आएगा हमारे पास पहला जो यूनिट है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है. इसमें एनसीईआरटी के अंदर दो चैप्टर्स है. एक है कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड. और दूसरा चैप्टर है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस. होप ये आप लोगों को दिख रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा. ठीक है. कोशिश करनी पड़ेगी हमको थोड़ी बहुत तो. पहला चैप्टर है कूलम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है पोटेंशियल डिफरेंस एंड कैपेसिटेंस. ये पूरी तरीके से नया हो जाएगा आप लोगों के लिए. ठीक है. तो आइडियली आई शुड हैव स्टार्टेड दिस, मुझे इसको स्टार्ट करना चाहिए, बट जो दूसरा पार्ट है इसका, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चीज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, जैसे अगर हम लोग देखें, है ना, अभी कहां से जुगाड़ हुआ इन चीजों का वो हो गया बस. इलेक्ट्रो यहां तक और स्टैटिक्स. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ना है चार्ज के बारे में. किसके बारे में जी? चार्ज के बारे में. और स्टैटिक्स का मतलब जब वो रेस्ट पे रहेगा. तो चार्ज की सभी प्रॉपर्टीज जब वो रेस्ट पे है, तो उसी के अंदर चार्ज के द्वारा जो क्रिएट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज एक दूसरे चार्ज पे कैसे फोर्स लगाता है, वो कूलम फोर्स, कूलम्स लॉ से निकलता है. ठीक है. तो चार्ज एक्चुअली जैसे अगर हम हल्का सा बताऊं मैं आपको कि जिस प्रकार से हमें पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, दैट इज मास. ठीक है. आउट ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज मास इज वन ऑफ देम. राइट. मास क्या होता है, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं मास को? मास इज समथिंग या कोई ऐसा फंडामेंटल क्वांटिटी जिसकी वजह से वो अपने चारों तरफ एक गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र क्रिएट करता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है. ठीक है. समझ आ रहा है? ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करता है. अभी ग्रेविटेशनल फील्ड से होगा क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड से ऐसा होगा कि कोई दूसरा अगर ग्रेविटेशनल फील्ड है तो ये एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट फील्ड.
तो एक मास अपना ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगा, दूसरा मास अपना ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट करेगा, और ये दोनों जो हैं एक दूसरे के ऊपर इंटरैक्टिव फोर्सेस लगा पाएंगे। और हम लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है कि ये जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव होगा। ठीक उसी प्रकार से चार्ज जो है वो किसी भी बॉडी का वो बेसिक प्रॉपर्टी है। इट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी but it is a basic property of a body due to which the body will create its own electric and magnetic field depending upon the state of mechanical state of the charge. It can create its electric field and magnetic field or both. ठीक सो अगर चार्ज रेस्ट पे होता है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। अगर वो अनएक्सिलरेटेड मोशन यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहता है तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये आगे हमने पढ़ना है, ठीक है। और अगर वही चार्ज एक्सिलरेट कर जाएगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट करता है। तो दिस कंप्लीट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो कि हमें एज यूनिट्स जो डिवाइड किया गया, दैट इज वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें कि 2 चैप्टर है और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये दूसरा चैप्टर ही है। फिर इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं चार्ज इन मोशन, राइट। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? चार्ज अंडर मोशन। ठीक, तो चार्ज अगर मूव करेगा तो वो जो प्रोड्यूस करेगा दैट इज वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जब चार्ज रेस्ट पे है तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी और किसी भी वेक्टर को मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं तो उसके लिए इसका मतलब ये होगा कि उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और उसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। सो इफ अ वेक्टर इज सेड टू बी कांस्टेंट दैट मींस वो ओवरऑल कांस्टेंट है, ठीक है। एक समोसे का स्वाद नहीं बदल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जितना भी क्वालिटी, जितना भी चीज डला हुआ, मसाला, आलू, व्हाटएवर, जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स है सब कुछ कांस्टेंट है, तभी स्वाद नहीं बदलेगा। तो कोई वेक्टर अगर कांस्टेंट है तो वेक्टर इज सपोज टू हैव टू थिंग्स मेनली, वन इज मैग्नीट्यूड, अनदर वन इज डायरेक्शन, ओके। तो अगर ये चीज कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि अगर चार्ज हमारा रेस्ट पे है तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि अगर चार्ज हमारा मोशन में आ जाता है तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो यूनिफॉर्म नहीं रह जाएगा, ठीक है, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, लेकिन साथ ही साथ में ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकता है, करेगा, इनफैक्ट कर सकता नहीं करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका सेकंड चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने चार्ज अंडर मोशन पढ़ा हुआ और यही चैप्टर मैं सोच रहा हूं कि अभी स्टार्ट कर दूं। आई हैव डिसाइडेड इनफैक्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको इस माहौल में समझने में आसान लगेगा बिकॉज 10th जैसे आप लोगों ने पढ़ा था तो 10th में ये चैप्टर हमने सीखा हुआ है, सो यू कैन रिलेट विद, ओके। हालांकि इसमें कुछ चीजें इसकी आएंगी, इस्तेमाल होंगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ बेसिक्स आपको बता दूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी वो चैप्टर है जो आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक। द थर्ड चैप्टर विल बी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। The third chapter will be moving charges and magnetism, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया और हमने ये देख लिया कि अगर चार्ज मूव करेगा तो वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज मूव करेगा तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। समझ आ गया इतना? अब अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो हम उसको भी पढ़ लेते हैं। तो अगला जो थर्ड चैप्टर दैट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्ज, अगर चार्ज मूव कर रहा है तो किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिज्म क्या होता है, ये भी रिलेटेबल है
क्योंकि हमने 10th में पढ़ा हुआ है, मतलब पढ़ना सब है, कुछ भी बहुत सिंपल या बहुत टफ नहीं है, इंटरेस्टिंग बहुत है, बट चूंकि हम लोग एकदम प्रैक्टिकल क्लासरूम के माहौल में नहीं है, इसलिए लेट्स स्टार्ट विद समथिंग विच एंटाइसेस अस, जो हमें एंटाइस करे, जिससे हमें मजा आए पढ़ने में, इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं हो कि चलो सर इससे बढ़िया तो अपन टिकटॉक देख लें या यूट्यूब पे कोई गाने चला लें, है ना, और आजकल वेब सीरीज बहुत चल रही है, हम वो देख लें। तो मुझे फिजिक्स पढ़ाते समय उन सारे चीजों के साथ में कंपटीशन करना है, सो आई वांट टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज दोज, राइट। सो क्योंकि ये दोनों रिलेटेबल हैं, तो आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हम लोग ये पढ़ेंगे। फोर्थ है अर्थ्स मैग्नेटिज्म। आई थिंक फोर्थ जो चैप्टर है दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये फोर्थ चैप्टर है, जिसमें कि बार मैग्नेट, उसका मैग्नेटिक फील्ड, उसके मैग्नेटिक फील्ड का बिहेवियर, फिर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा विजुअलाइजेशन की ज़रूरत है उसमें। फिर मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, लाइक फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। पैरामैग्नेट क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या चीज़ होती है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने 11th क्लास की केमिस्ट्री में जब आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो 11th क्लास की केमिस्ट्री में एक सवाल पक्का पूछा जाता होगा कि बताइए भैया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्यों, मतलब उसका कैरेक्टर पैरामैग्नेटिक क्यों है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है उसका पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या क्यों है। तो हम लोग उसमें बताते थे कि भैया उसमें बॉन्डिंग ऑर्बिटल या एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कोई सा एक अनपेयर्ड रहता है, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक, समझ गए। तो उसी तरीके से हम लोग इसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर में अर्थ मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ेंगे और मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में भी जानेंगे। द नेक्स्ट चैप्टर विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये भी रिलेटेबल है, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिस चैप्टर इज आल्सो रिलेटेबल। एसी जनरेटर 10th क्लास में सर के ऊपर से चला गया था, वो है इसके अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI बोल सकते हैं, फैराडेज लॉ हमने पढ़ा हुआ है, यू डोंट वरी, मैं बार बार बोलूंगा कि हमने पढ़ा हुआ है और आपको ऐसा लगेगा कि सर ये क्या है, यू प्लीज डोंट वरी, मैं सब पढ़ाऊंगा और बिल्कुल बेसिक से और डिटेल में पढ़ाऊंगा, यू डोंट वरी, यू जस्ट कीप 100% कॉन्सेंट्रेशन ऑन दिस, और जो पढ़ा दिया जाए उसके बाद उसका रिवीजन और जो क्वेश्चन दिया जाए उसको सॉल्व करके, डाउट्स पूछ करके फिर मतलब उसको क्लियर कर लेना। प्रोसेस में आओगे तो समझ आ जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड इज फिजिक्स, इट इज कंप्लीटली रिलेटेबल, 100% रिलेटेबल, राइट। सिक्स जो चैप्टर है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, ये मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर है, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ, दिस वन इज फिफ्थ, दिस वन इज सिक्स्थ एंड दिस इज 7th चैप्टर दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी, हमारे घरों में जो सी बिजली आ रही है, एसी जिसका प्रचुर मात्रा में हम उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल में जो बैटरी लगी हुई है वो जो सी बिजली दे रही है दैट इज डीसी, जो बैटरी से मिल रही है डायरेक्ट करंट। यहाँ क्या पढ़ेंगे हम, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू डेवलप होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट। और जो 8th चैप्टर होगा दैट इज
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट 1 एनसीईआरटी का, 12th क्लास की एनसीईआरटी चैप्टर वाइज। ऐसे ये फर्स्ट पार्ट है, ऐसा एक और पार्ट है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इतना देख लेते हैं। चाहो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, इसको वापस से समझ सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा ओवरव्यू आपको जानना जरूरी है।